नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और आप देख रहे हैं चीन की चीनी पॉलिसी। यानी चीन हमेशा से ही भारत से उसके रिश्तों के साथ ये चीनी पॉलिसी ही अपनाता रहा है। चीनी सामान की तरह इन रिश्तों की भी चीन की तरफ से कोई गारंटी नहीं रही है। चीन हमेशा से ही अपने हित को साधने के लिए रिश्ते बनाता है और जहां उसे फायदा नहीं नजर आता वो अपनी चीनी पॉलिसी पर उतरकर अपने वादों को हवा हवाई कर देता है। इस कड़ी में गलवान में हुई झड़प को हम कैसे भूल सकते हैं, जिसमें चीन ने धोखा देकर कूटनीतिक रिश्तों को नुकसान पहुंचाया और भारत का भरोसा पूरी तरह से तोड़ दिया। उधर गलवान मामले के बाद अब भारत ने भी ये ठान लिया है कि चीन को उसी की भाषा में सबक सिखाएंगे और हर क्षेत्र में भारत उसको पछाड़ने की तैयारी कर चुका है। भारत चीन कूटनीतिक रिश्तों के 70 साल पूरे कर चुका है, लेकिन इस बीच आर्थिक, व्यापारिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, एजुकेशन, डिफेंस, इन सभी क्षेत्रों में जो रिश्ते हैं दोनों के, वो भी साल दर साल कई बदलावों में कई मोड़ देखते रहे हैं। फिलहाल आपको पहले ग्राफिक्स के जरिए सारी चीजें समझाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद इस पर आगे चर्चा करेंगे। इंडिया चाइना रिलेशनशिप की क्रोनोलॉजी को अगर समझे तो 1950 से 1996 में 1950 में 1 अप्रैल को किस तरह से आपको बताया कि भारत ने चीन के साथ औपचारिक रिश्ता शुरू किया था। इसके साथ ही इंडोनेशिया के बांडुंग में हुई एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस में भारत चीन 1955 में शामिल हुए थे। कॉन्फ्रेंस में कुल 29 देशों ने हिस्सा लिया था और 1962 में सीमा पर विवाद के चलते भारत चीन में जंग हुई थी। चीन ने भारत के कई इलाकों पर अवैध कब्जा कर लिया था। दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक संबंध खत्म हो गए थे और 1976 में चीन और भारत ने दोबारा से एक दूसरे देशों में अपने राजदूत भेजे। एक बार फिर से द्विपक्षीय संबंधों की शुरुआत की गई और दोनों देशों के बीच विश्वास बहाल नहीं हुआ। विश्वास सबसे बड़ी चीज है दोनों देशों के बीच। 1988 में पूर्व पीएम राजीव गांधी ने चीन का दौरा भी किया था और दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए थे। सीमा विवाद का बातचीत के जरिए समाधान निकालने पर सहमति बनी थी। इसके साथ ही 1992 में भारतीय राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने चीन का दौरा किया था। भारत के राष्ट्रपति ने पहली बार चीन का दौरा किया था और साथ ही आपको ये भी बताएं कि एलएसी पर शांति स्थापित करने को लेकर उस वक्त भी बातचीत हुई थी। 1996 में चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन भारत दौरे पर आए और द्विपक्षीय संबंधों को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी। भारत आने वाले पहले राष्ट्रपति जियांग जेमिन थे। इसके साथ ही 2000 से 2020 तक की बात करें तो दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों के 50 साल 2000 में पूरे हुए थे। भारतीय राष्ट्रपति KR नारायण चीन पहुंचे और इसके साथ बीजिंग में राष्ट्रपति का भव्य स्वागत भी किया गया था। साथ ही 2008 में दोनों देशों ने सरकार के खासतौर पर 21वीं सदी के लिए नया विजन भी जारी किया था। 2010 दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों के लिए 60 साल पूरे करने वाला एक अहम साल था। दोनों देशों में कई साझा कार्यक्रमों का आयोजन हुआ था। इसके साथ ही 2011 की अगर बात करें तो चाइना इंडिया एक्सचेंज एयर की जो पहल थी, दोनों देशों ने भारत चीन के कल्चर कॉन्टेक्ट्स का इंसाइक्लोपीडिया बनाने पर सहमति जाहिर की थी। 2012 में दोनों देशों ने चीन भारत फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन के तौर पर लगातार काम किया। पीएम मोदी और जिनपिंग ब्रिक्स समिट में 2015 में शामिल हुए। जब 2014 में पीएम मोदी की सरकार बनी, उफा में हुआ 7वां ये ब्रिक्स समिट जो बहुत अहम माना गया। चीन ने व्यापार और मानसरोवर यात्रा के लिए सिक्किम स्थित नाथुला दर्रे को खोला था। 2018 में मोदी और जिनपिंग के बीच वुहान में इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी और ऐसे में दोनों नेता क्विंगडाओ में एससीओ समिट में भी मिले। 10वें ब्रिक्स समिट में ब्यूनस आयर्स में ये मुलाकात हुई और 2019 में मोदी जिनपिंग के बीच दूसरी इनफॉर्मल समिट तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हुई थी, जिसकी तस्वीरें हम लगातार देखते हैं। मौजूदा वक्त में भारत चीन के रिश्ते किस तरह से, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी 9 दलों के साथ किस तरह से काम करती है, दोनों देशों के बीच 20 संसदीय फ्रेंडशिप ग्रुप काम करते हैं। आपसी रिश्तों में सुधार करना भारत का मकसद है, लेकिन उसके बावजूद देखें तो दोनों देशों के बीच 50 डायलॉग मैकेनिज्म है, लेकिन हम पिछले दिनों जो हालात देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और ग्लोबल मुद्दों पर भी दोनों देश विचार करते हैं। दोनों देशों में करीब
2.7 अरब की आबादी है और दोनों देशों की कुल जीडीपी दुनिया की 20% है। ये आर्थिक रिश्ते की हम बात कर रहे हैं। साल 2000 से पहले महज 22.8 करोड़ रुपए का ही सालाना व्यापार होता था, जो अब 32 गुना बढ़ चुका है और इस 32 गुना बढ़ने के साथ अब ये व्यापार 95 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। चीन की 1000 कंपनियां भारत में काम करती हैं और ऐसे में उसमें इन्वेस्ट भी करती हैं। करीब 2 लाख लोगों की जॉब जो चीनी कंपनियां ही दिलाती हैं। 2019 में दोनों देशों के बीच 7 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था और लगातार ये व्यापार बढ़ा है। भारतीय कंपनियों ने चीन में करीब 7.6 हजार करोड़ रुपए का निवेश भी किया था। चीनी कंपनियों ने भारतीय बाजार में 60.8 करोड़ रुपए का निवेश किया था। दोनों देशों में करीब 2.7 अरब की आबादी है। तो इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर सवाल यही है कि जब हम लगातार तनावपूर्ण स्थिति देख रहे हैं तो ऐसे में ये जो रिश्ते हैं, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो कूटनीतिक हो, हालांकि कूटनीतिक मोर्चे पर हमेशा से ही किस तरह से रिश्ते के नाम पर चीन धोखा देता है भारत को, चाहे वो अभी की बात हो चाहे वो 1962 की बात हो। लेकिन अभी चीन और भारत में लगातार राजनयिक स्तर की भी बैठक होनी, ये भी अपडेट हम आपको दे दें। आज जो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, आकाश जिंदल अर्थशास्त्री के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे, जिन पर खास तौर पर जिनसे हम बात करेंगे आर्थिक मोर्चे को लेकर, आर्थिक जो संबंध है हमारे चीन के साथ उसको लेकर। रणजीत सिंह विदेश मामलों के जानकार हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो रिश्ते हैं ये कितने आगे तक जाएंगे और कितनी बार चीन इसी तरह की हरकतें करता रहेगा। सुधीर सिंह भी डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ेंगे हमारे साथ और डिफेंस के क्षेत्र में किस तरह से भारत और चीन के संबंध रहे हैं उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। रंजीत सिंह जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगी, आप सभी का स्वागत है। रंजीत सिंह जी, जब हम बात करते हैं आज के माहौल की, क्योंकि 70 साल हम पूरे कर चुके हैं कूटनीतिक क्षेत्र में अगर हम बात करें अपने संबंधों की, लेकिन इस बीच कूटनीतिक क्षेत्र में हम अपने संबंधों को लगातार जाहिर करते हैं और धोखा भी चीन इसी क्षेत्र में बार बार देता आया है। इस बीच ये जो संबंध है कितने आगे तक, कितनी मजबूती से जा पाएंगे, सबसे पहले यही मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपनी शुरुआत हमारे कर्नल बाबू और उनके 19 जवानों की शहादत को श्रद्धांजलि और सैल्यूट करता हूं कि उनकी शहादत, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, व्यर्थ नहीं जाएगी और गई भी नहीं। प्रिया जी, आज हमारे रक्षा मंत्री रक्षा में बैठे हैं। चाइना को ये बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है कि पहले तो WHO में चाइना बाहर, इंडिया अंदर, फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया 2 साल के लिए परमानेंट मेंबर, चाइना बाहर। वर्ल्ड में 116 कंट्रीज ने बताया है कि ये कोरोना की इंक्वायरी होगी, वो इंक्वायरी हो रही है, चाइना को मुंह की खानी पड़ी है। इसी प्रकार नेपाल में भी रिसेंटली कल या परसों चाइना ने 2 नदियां घेर के और वहां घेराव डाल रखा है। तो हमारे अगेंस्ट नेपाल को और पाकिस्तान को छेड़ रहा है, उधर उनकी जमीन हड़प रखा है। तो इस प्रकार ये चाइना की जो चाल है वो हर जगह फेल हो रही है। यहाँ जो अभी डोकलाम में मार खाई, नाथुला में 1967 में मार खाई, 87 में मार खाई, और अभी जो लद्दाख में जो के साथ हुआ है, ये चाइना प्रिया जी कभी भूल नहीं पाएगा, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। और साथ में रशिया ने जो सपोर्ट की, खुली मतलब स्टेटमेंट दे दी है इंडिया के साथ, अमेरिका हमारे साथ, जापान हमारे साथ, कोरिया हमारे साथ, और उधर से क्वाड के जो कंट्रीज है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो चाइना जो घेरने की कोशिश कर रहा है, जापान कल ही एक बार और स्टेटमेंट दिया जापान ने, सेनकाकू आइलैंड पहले घेरा था, एक चेन आइलैंड और है, उसको भी जापान के आइलैंड को घेर रहा है वो। ऐसे थोड़ी दादागिरी वर्ल्ड में हो सकती है। तो पूरा वर्ल्ड इसको अभी घेरेगा। और इंडिया ने जो एग्रेसिव पोस्टर जो लगाया है, इंडिया के जो 71 रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेज, रेलवे लाइन्स बनी है, उससे इसको आग लगी है। दरबुक श्योक और जो दौलतबेग ओल्डी जो रोड बना, ऑल वेदर रोड है, ये चाइना डाइजेस्ट नहीं कर सका। ऊपर से उनकी पिटाई कर दिया आपने, उनके गर्दनें तोड़ी, कमर तोड़ी, कितने जवान मारे, कर्नल को पकड़ा, एक कर्नल मारा गया। रंजीत सिंह जी, आकाश जिंदल कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर। हाँ जी, प्लीज प्लीज। आकाश जिंदल जी, हाँ, आवाज नहीं मिल रही आकाश जिंदल जी की मुझे। आकाश जी, मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, अब आ रही है, कहिए अपनी बात। जी जी जी, देखिए, जहां तक इकोनॉमी की बात है, मेरे हिसाब से जो आज की तारीख में हमारी सरकार कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है। दूसरा, जो पैन इंडिया मूवमेंट चल रही है,
इस समय बायकॉट चाइना प्रोडक्ट्स की वो बहुत जरूरी है। बिकॉज आज आपको बता दूं, ग्लोबली पूरा वर्ल्ड एक तरीके से चाइना के अगेंस्ट हुआ पड़ा है। यूएस चाइना ने ट्रेड वॉर फाइट की 2 साल तक, और चाइना वहां भी ट्रेड वॉर को आगे के लेवल पे ले गया। चाइना ने यूएस के डॉलर के अगेंस्ट अपनी ग्लोबल करेंसी ERBM तक लॉन्च कर दी। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अब यूएस चाइना से बहुत कम इंपोर्ट कर रहा है, यानी चाइना के एक्सपोर्ट वहां कम हो गए हैं। चाइना के एक्सपोर्ट कई यूरोपियन कंट्रीज में भी कम हुए हैं। ऐसे में जब चाइना की इकोनॉमी जो पूरी तरह एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है, अगर हिंदुस्तान भी वहां से इंपोर्ट कम करना कर देता है, यानी चाइना के एक्सपोर्ट्स रिड्यूस हो जाते हैं, तो चाइना की इकोनॉमी की कमर टूट जाएगी। क्योंकि 2.5 साल से चाइना की इकोनॉमी पहले ही वीक चल रही है यूएस चाइना ट्रेड वॉर की वजह से। तो ऐसे में जो हमारे वीर जवानों की शहादत है, जिन्होंने अपनी जान पे खेल के हम सबके लिए कुर्बानी दी है, अब जो है हम उस चाइना को जो है उस अकल सिखा सकते हैं, चाइना को सबक सिखा सकते हैं। जो कुछ उसने कायरतापूर्वक काम किया, हालांकि हमारे वीर जवानों ने, मैं सैल्यूट करूंगा उनको, शहादत देते हुए चाइना को जो है वहां से धक्के मार के निकाला है। बट अब मेरे हिसाब से हम सब नागरिकों की ड्यूटी है कि हम भी सरकार का साथ दें। अगर चाइना प्रोडक्ट बायकॉट हो जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से मूव आने की उम्मीद है कि टैरिफ यानी कि जो इम्पोर्ट होता है उस पर शायद ड्यूटीज बढ़ाई जाए। ऐसी कुछ संभावनाएं लग रही हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी संभावनाएं लगती हैं। आकाश जिंदल जी, जो चीजें आप बयां कर रहे हैं, जिनके बारे में आप बता रहे हैं, उसमें अगर हम निर्यात की बात करें, आयात की बात करें, यानी कि व्यापार की बात करें, तो व्यापार के संतुलन को लेकर जो इस वक्त सुई है वो ज्यादा लगती है चीन की तरफ। उसका जो एक तरफा होना है उसे ही हमें बैलेंस करना है, और इस बैलेंस के बाद दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं पर क्या असर पड़ेगा ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। देखिए, अब आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। ट्रेड डेफिसिट से कहा जाता है कि हम वहां से इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, हम उनको एक्सपोर्ट कम करते हैं। अब अगर ये ठीक हो जाता है, यानी ये ट्रेड डेफिसिट 0 हो जाता है या कम हो जाता है, तो उसका फायदा क्या होगा? एक तो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू हो जाएगी, तो इंडिया में हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे पाएंगे। आपको पता है इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बड़ी समस्या है। दूसरा, ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा अगर कम या खत्म हो जाता है तो हमारी प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज, देखिए जितना भी ट्रेड डेफिसिट है उतना समझ लीजिए हमारी जो है विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन एक्सचेंज का आउटगो हो रहा है वो बच जाएगी। तीसरा, आज की तारीख में चाइना की ग्लोबल इमेज काफी डेंट हुई है। आज अगर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं तो यूएस से, यूरोपियन कंट्री से, ऑस्ट्रेलिया से, इवन चाइना के नेबर्स जैसे जापान और साउथ कोरिया से हमें FDI मिल सकती है। और मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है पूंजी या कैपिटल। तो वो कैपिटल आज हमें मिल सकती है। हमारे विजनरी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बहुत अच्छी ब्रांडिंग और गुडविल डेवलप की हुई है इन सब कंट्रीज में, जिसके चलते हुए हमें FDI आज मिल सकती है। अब ये तो रहा एक हिस्सा। चाइना ने इसके अलावा जो छोटी इकोनॉमी है जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, उनका भी बुरा हाल कर रखा है। पाकिस्तान जो कि ऊपर से चाइना का दोस्त बनता है, चाइना ने CPEC में 7 से 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, लाइबर प्लस एक्सचेंज रेट लगा के पाकिस्तान की इकोनॉमी का देसी भाषा में कहूँ तो सत्यानाश कर रखा है। अब पाकिस्तान जो ऊपर से उनका दोस्त बनता है, अंदर से उनको समझ नहीं आ रहा कि वो इतनी बुरी तरह फंस गए हैं, अब वो समझ नहीं पा रहे किस तरीके से कर्जा वापस करें। श्रीलंका के एक पोर्ट को चाइना ने जबरदस्ती लीज पे ले लिया है। यानी कहने का मतलब ये है, जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं कि चाइना से पूरी दुनिया खपा है। ऐसे में अगर हम उनके जो एक्सपोर्ट हमें आते हैं वो कम कर देते हैं तो चाइना की इकोनॉमी की कमर तोड़ सकते हैं। और अगर इकोनॉमी कमर तोड़ सकते हैं तो कल को चाइना के पास पैसा नहीं होगा वॉर लड़ने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि आकाश जिंदल जी, इस वक्त जो भ्रम की स्थिति है चीन में वो ये है कि जिस तरह से उसने भारतीय बाजार पर कब्जा किया है पिछले सालों से, अगर हम देखें तो उसका एक अलग ये एजेंडा रहा है कि भारतीय बाजार पर कैसे कब्जा किया जाए, और अब उसके मन में ये भ्रम है कि भारतीय बाजार चीन के सामान के बिना नहीं चल सकता, और यही भ्रम अब उसे मुसीबत में डालने वाला है। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, इसमें आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूंगा। 80s की बात करें या लेट 90s तक हम चाइना से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करते थे। चाइना ने इंडस्ट्री जो है 80s में शुरू की है। उससे पहले हम हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करते थे, तो वही मैन्युफैक्चरिंग दोबारा हो सकती है। और हिस्टोरिकली बताऊं, हमने हिंदुस्तानियों ने 1920s में पहला बड़ा स्टील प्लांट लगा लिया था, जबकि चाइना ने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमसे बहुत बाद में शुरू की है। जाके 1980 के दशक में उन्होंने काम करना शुरू किया है। तो ऐसे में
चाइना का ये भ्रम हम बहुत बढ़िया और बहुत जल्दी तरीके से तोड़ सकते हैं और अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं। 80s में एक बड़ा खूबसूरत नारा हुआ करता था हिंदुस्तान में, बी इंडियन बाय इंडियन। वो नारे को हम रिवाइव कर सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे खड़ी हो सकती है और चाइना को जो गलतफहमियां हैं वो गलतफहमियों का चाइना को जवाब मिलना शुरू हो गया। और चाइना के अंदर भी डर है। चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स अखबार है, जो उनका माउथ पीस है, वहां 3 आर्टिकल मैंने पढ़े हैं जहां घबराहट साफ नजर आ रही है कि हिंदुस्तान जो कि सबसे बड़ी बाइंग पावर है, हमारी इकोनॉमी बाइंग और कंजम्पशन के लिए मानी जाती है, उन्होंने चाइना से इंपोर्ट करना बंद कर दिया। तो चाइना का हाल क्या होगा? बार बार वो घबराहट में कह रहे हैं कि इंडिया को इंपोर्ट जो है नहीं बंद करना चाहिए, इंडिया को सूट नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं मैं ये बता दूं आपको कि ये घबराहट चाइना के अंदर पहुंच चुकी है, कम्युनिकेट हो चुकी है। उन्हें पता है कि अगर हिंदुस्तान ने कल सामान मंगाना बंद कर दिया तो चाइनीज इकोनॉमी जो पहले से जख्मी है वो जो है डेड स्टेट की तरफ पहुंच जाएगी। वो जो बिल्कुल, है क्योंकि ये जो आप तनाव की एक स्थिति है ये ऐसे समय पर हो रही है जब हमने पिछले दिनों में यूएस के साथ उसका ट्रेड वॉर देखा। अब इस वक्त कोरोना काल है जिसमें अर्थव्यवस्था वैसे भी बिगड़ी हुई है। डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि सुधीर सिंह जी फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सुधीर सिंह जी, अगर हम डिफेंस के क्षेत्र में देखें, मैं आऊंगी आपके पास जो हमारे बाकी मेहमान हैं, लेकिन अगर हम डिफेंस के क्षेत्र में देखें सुधीर जी, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि डिफेंस के क्षेत्र में 4 गुना मजबूत नजर आता है भारत से भले ही चीन। लेकिन इस बीच जानना यह भी जरूरी है कि हम हैंड टू हैंड एक्सरसाइज के बाद भी इन डिफेंस के संबंधों को, रक्षा के क्षेत्र में अपने संबंधों को किस ओर ले जा रहे हैं। सुधीर सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको? सुधीर सिंह जी, फिलहाल लगता है कि आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है हमारी। फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। और रक्षा क्षेत्र में जो संबंध है हमारे, रंजीत सिंह जी, जैसा कि मैंने आपसे सवाल किया था शुरुआती तौर पर ही कि हम इस तनाव के बीच और पिछले कई सालों में, क्योंकि भारत एक ऐसा देश रहा है जिसने चीन की मदद तब की जब चीन के साथ कोई भी नहीं खड़ा था, जैसा कि आज कोरोना काल की स्थिति में उसके साथ हो रहा है। चीन की मदद तब भारत ने की, लेकिन भारत के साथ ही, क्योंकि उसका ये एक बड़ी नीति रही है चीन की कि वो सिर्फ अपने हित को देखता है। वो किसी भी देश के साथ कोई भी रिश्ता निभाता है तो सिर्फ अपने हित को ध्यान में रखते हुए। लेकिन हम जब आज का माहौल भी देख रहे हैं और पिछले काफी समय से, पिछले कई सालों से हम उसका नजरिया देखते रहे हैं, उसकी जो स्थिति है देखते रहे हैं, उस बीच हम जितने भी हमारे संबंध है चीन के साथ, उसको कितना आगे तक मजबूती के साथ देख सकते हैं, यही मेरा सवाल था। यही मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी क्योंकि विदेशी मामलों पर आप ज्यादा जानकारी रखते हैं। जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज भारत 3 फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है। चाइना फ्रंट, पाकिस्तान और हमारे देश के अंदर के दुश्मनों के साथ। आज देश को एक होने की जरूरत है। जैसे हमारे इंद्रजीत ने कहा, बी इंडियन बाय इंडियन एंड बायकॉट चाइनीज गुड्स। इसका बड़ा अच्छा आंदोलन चल रहा है। हर शहर में, हर गाँव में जगह जगह चाइनीज गुड्स जलाई जा रही है। चाइना इज नंबर 1 एनिमी ऑफ दिस कंट्री। ये बहुत सुन लेना, हमने मान लेना चाहिए। नंबर 2, हमने अभी रिसेंटली 12 सुकोई और मिग 29 के 21 मिग की रिक्वायरमेंट रशिया को दी है। इसके आने से, रफाल के आने से, S-400 मिसाइल आने से चाइना की और कमर टूट जाएगी। और जो हमारे जिंदर जी ने बताया उनको धक्के मारे, उनके साथ साथ मैं आपको क्रेडिट कर देता हूँ, अगर हमारे 20 जवान शहीद हुए, ये बहुत दुख की बात है। करता, लेकिन क्योंकि जब एक जवान का जो उसका फादर होता है, उसकी डेथ होती है तो वो जवान फिर बर्दाश्त नहीं करता। फिर उन्होंने चाइनीज की गर्दन तोड़ी, कमर तोड़ी और वो बॉडी भी बाद में दी है। एक कर्नल को भी बाद में हैंड ओवर किया है आपस में समझौते होने के पश्चात। तो इस प्रकार ये बहुत जरूरी है ये जान लेना पूरे देश को, और ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। साथ में जिंदर जी के पॉइंट को मैं सपोर्ट करना चाहूंगा। 25 वर्ल्ड कंपनीज ने वहां से निकलना शुरू कर दिया है या कर रहे हैं, और इनमें से तकरीबन इंडिया में आने वाली है। अमेरिका ने लगाम अच्छे लगा रखी है। जापान, फ्रांस, जर्मनी ये बिल्कुल साथ है इंडिया के। इंग्लैंड साथ हो रखा है, और रिसेंटली भी रशिया साथ है। चाइना रोक रहा है इंडियन वेपन्स को। चाहे चाइना की इकोनॉमी इंडिया के 4 टाइम्स है, लेकिन आज जो देश एक साथ है और जो डिफेंस की जो डेवलपमेंट पिछले 5-6 सालों में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में कार्य हुई है, चाहे वो रोड है, ब्रिजेज है, रेल है, और बाउंड्री के साथ जो रोड बने हैं, जो 95%
जल्द केसिंग में स्टेटमेंट दिया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है फिर देश के साथ। बिल्कुल ये अचीवमेंट है और लगातार जिस तरह से मजबूती के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, यही चीन की तकलीफ है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। चीन ये चाहता नहीं है। सुधीर सिंह जी, मैं आती हूँ आपके पास रंजीत जी। सुधीर सिंह जी एक बार फिर से डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुधीर सिंह जी, जैसा कि मेरा सवाल था कि अगर हम चीन और भारत को तोलते हैं तो इस वक्त सैन्य मामलों में चीन हमसे 4 गुना आगे नजर आता है, लेकिन उसके साथ साथ हैंड टू हैंड एक्सरसाइज के बाद चीन ये जान चुका है कि भारतीय सेना किसी से कम नहीं है, वो हर चीज में सक्षम है। उधर दूसरी तरफ ये चाहता है रक्षा क्षेत्र में कि भारत हमेशा से जैसे मजबूती के साथ खड़ा होता रहा है, वो ऐसा ना हो सके। बाकी देशों पे भी वो कोशिश करता है दबाव बनाने की कि भारत को हथियार ना मिल सके, लेकिन रक्षा क्षेत्र में हम अपने संबंधों को आगे आने वाले भविष्य में कहां देख सकते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, रक्षा के क्षेत्र में चीन बिल्कुल अपने फूटी आंखों से नहीं देखना चाहेगा कि भारत बराबरी के दर्जे पर आए। जो रक्षा बजट चीन का है तकरीबन $250 बिलियन का रहा है पिछले वित्तीय वर्ष में, हमारा $75 बिलियन का रहा है। तो हमारा रक्षा बजट चीन के तुलना में कम है, चूंकि चीन की इकोनॉमी हमसे बड़ी है, ये एक हकीकत है। लेकिन इसके बावजूद हमने तमाम तरह की तैयारियां करी हैं और उससे भी ज्यादा हमने रिलाइनमेंट किया है। हमारा अमेरिका, आसियान के देश, यूरोप के प्रमुख देशों, ऑस्ट्रेलिया, इनसे बहुत अच्छे रिश्ते हैं और इन देशों से, रसिया से भी हमारा रिश्ता अच्छा ही रहा है। तो इन देशों से रिश्ते चीन के अच्छे नहीं हैं किसी न किसी कारण से। तो निश्चित तौर पर जो वैश्विक गोलबंदी है वो घुमा फिरा करके ये चीन का जो ये गालवान घाटी या लद्दाख में स्टैंड ऑफ करना पिछले 1.5 महीने से है, ये बेसिकली एक पोस्चरिंग है। ये पोस्टरिंग इस बात के लिए इंडिया को हिंट करता है कि भाई आप एशिया में हमसे टक्कर न लो। फाइनल लड़ाई एशिया पर प्रभुत्व का है। एशिया जो है 21st सेंचुरी में महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इकोनॉमिकली महत्वपूर्ण होने जा रहा है काफी। तो चाइना चाहता है कि हमारा एशिया पर प्रभुत्व हो और भारत पिछलग्गू देश बने। भारत चाहता है कि भाई किसी का कब्जा न हो, सबका समान हक रहे प्रमुख देशों का और मल्टीपल एशिया हो, और उसमें जापान, साउथ कोरिया, आसियान के देश, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका सारे साथ हैं हमारे। रसिया भी बाय एंड लार्ज इसमें साथ है। तो ये घेरेबंदी जो वैश्विक घेरेबंदी है, इससे चीन अपने आप को असहज महसूस कर रहा है और इस तरह की जो बॉर्डर पर घटना है इस कोरोना काल में, ये अपने आप में इस बात को इंगित करती है कि चीन कितना बेताब है, कितना व्यग्र है, कितना परेशान है। भारत को अपनी कूटनीति को संयम से चलाना चाहिए और जो मित्र देश हैं उनसे अपनी मित्रता और मजबूत करनी चाहिए। हम चीन का मुकाबला करने में अब बहुत ही सबलता से सक्षम हैं। लेकिन सुधीर सिंह जी, कहा जा सकता है क्या कि जो पर्दे के पीछे चल रहा है, चीन पर्दे के पीछे कुछ और करता है, सामने से वो दिखाता है कि कूटनीतिक तौर पर हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन्हीं कूटनीतिक संबंधों के बीच में वो बार बार विश्वास तोड़ता है भारत का, जो सबसे बड़ी इस वक्त वजह बन रहा है कि अब युद्ध की स्थिति में हम पहुंचे हुए हैं। हालांकि दोनों ही देश युद्ध नहीं चाहते। देखिए, अविश्वास तो चीन का एक प्रमुख डिप्लोमेटिक हथियार है। चीन जो बोलता है वो करता नहीं। चीन को कम्युनिज्म से भी कुछ नहीं लेना देना है। सरदार पटेल ने अपने मरने से 2 हफ्ता पहले पंडित नेहरू को चिट्ठी लिखी थी और आप जो बात कह रही हैं वही बात सरदार पटेल ने उसने चिट्ठी में इंगित किया था कि चीन का जो कम्युनिज्म है वो राष्ट्रवाद का एक नया रूप है। बेसिकली ये खूंखार राष्ट्रवाद है और ये बहुत ही खतरनाक है। हमें तिब्बत की रक्षा करनी चाहिए। पंडित नेहरू नहीं माने। 1954 में उन्होंने चीन को तिब्बत दे दिया और जो बॉर्डर 1200 किलोमीटर उत्तर था उसको खींच करके LAC पे ले आए। तो ये एक, चूंकि पंडित नेहरू मानते थे कि चीन जो कहता है वैसा करता है, लेकिन 62 में जब हमला हुआ तो उन्हें भी ये विश्वास हो गया कि ये सफेद झूठ है। तो चीन का एक डिप्लोमेटिक ये आधार रहा है कि वो झूठ बोलता है और पूरी दुनिया कोरोना के कारण इस बात को विश्वास कर चुकी है। जो देश नहीं भी मानते थे वो भी मान गए हैं ये झूठ बोलता है। और ये कोरोना भी एक तरह का बायोलॉजिकल वेपन है, बायोलॉजिकल एक हथियार की तरह हमला है तमाम देशों पर। तो निश्चित तौर पर कि हम इकोनॉमिक तंत्र कमजोर हो और हम प्रभुत्व और मजबूत करें। तो देखिए, चीन के पास पैसा है, तकनीक भी ठीक ठाक है, तो चीन इस तरह से करता रहेगा। हमें चीन झूठ बोलता है उसको पकड़ के नहीं रखना है। हमें ये देखना है कि हम अपनी जो
इंटरेस्ट है उसको कैसे बचा सकते हैं, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, एशिया में हम किस तरह से एक मजबूत भारत का एक मंच पर जो प्रभुत्व है या सहभागिता है वो साबित कर सकते हैं। उन मामलों में भारत को नए सिरे से इस पर बढ़ना चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी 18 बार मिले हैं 6 साल में चीन के साथ, 2 बार उनकी टॉक वुहान और महाबलीपुरम में हुई, लेकिन नतीजा 0 निकला। बिल्कुल, तो ये निश्चित तौर पर इसको लेकर कई सवाल आधार भी उठते मानना। रहे हैं, पिछले दिनों भी हमने देखा था। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन जैसा हमने चर्चा की, चर्चा में साफ यही निकल कर आया कि अगर हम रिश्तों की बात करें चीन के साथ, क्योंकि 70 साल हम कूटनीतिक क्षेत्र में अपने रिश्तों को पूरा कर चुके हैं, 70वीं सालगिरह हम अप्रैल में ही मना चुके हैं, लेकिन इस बीच क्या हमें बदलाव करने की आवश्यकता है? क्योंकि साल दर साल इन रिश्तों को लेकर चीन ने अपनी ओर से कई बार धोखेबाजी भी की है, कई बार ऐसी कोशिशें की है कि भारत पर दबाव बनाया जा सके, लेकिन उसके बावजूद क्या अब ये वक्त आ गया है कि हमें भी अपने रिश्तों को लेकर कुछ बदलाव करने होंगे? हालांकि विदेश मामलों के जानकार, डिफेंस एक्सपर्ट और शास्त्री हमारे साथ जुड़े और उनका भी ये मानना था कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर हमने बदलाव शुरू भी कर दिए हैं और आने वाले समय में यानी कि भविष्य में इसको लेकर काम भी लगातार जारी होगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।